मुझे कई लोगों के मेल आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अपने वीडियो में थोड़ी एडिटिंग डालो क्योंकि लोग ज़्यादा समय तक देखेंगे। और मैं उनसे अक्सर रिप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए बता दूं आज एक अच्छा मौका है क्योंकि ये वीडियो लंबा वाला है। मैं अपने वीडियो में एडिटिंग और ग्राफिक्स इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं चाहता हूं एक ऐसा ऑडियंस जो कि वीडियो में जो बात कही जा रही है उसे सुने। अगर आपने प्ले बटन दबा दिया है और अब तक देख लिया है तो आपको बता दूं इस वीडियो में देखने को कुछ नहीं है मेरी शक्ल के अलावा। बस मैं कैमरे को देखकर बैठकर बातें कर रहा हूं। ये एक पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट। अगर आपको सुनना है तो वीडियो को प्ले होने दीजिए, कुछ और करिए, कान लगाकर सुनते रहिए। दैट्स इट। हेलो दोस्तों, एक चीज़ है जो इंस्टाग्राम पर मैंने सालों तक रिपीट की पर हार्डली किसी ने सुना। कुछ ने सुना, कुछ ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया और आई थिंक मोर लोगों को लेना चाहिए क्योंकि ये समय बीतने के साथ और ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और हमें इसके एग्जाम्पल आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। कोई क्रिएटर है जिसका यूट्यूब चैनल अचानक गायब हो जाता है, या कोई क्रिएटर है जिसका यूट्यूब चैनल इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ लोगों के गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए उनके चैनल के फुटेज का इस्तेमाल किया था और उन्हीं लोगों ने उसके ऊपर कॉपीराइट रूल्स का इस्तेमाल करके स्ट्राइक लगा दी और उसका चैनल गायब हो गया, बावजूद इसके कि वो चैनल सालों से चल रहा था और उसके लाखों सब्सक्राइबर थे। ये हो किस लिए रहा है और इससे बचने का तरीका क्या है? सरल भाषा में बताने जाऊं तो बचने का कोई तरीका नहीं है। और उसका कारण ये है कि यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर आप और हम अपने चैनल बनाते हैं, ये वैसा ही है जैसे आप किसी और की ज़मीन पर अपना मकान बना रहे हैं। अगर आप किसी और की ज़मीन पर अपना मकान बना रहे हैं तो आपको उस घर से निकलवाने का काम उस लैंड का ओनर कर सकता है, या तो उस लैंड के ओनर को कोई और प्रेशराइज करवा कर सकता है। जब तक आप किराया भर कर कहीं पे रह रहे हैं, आपका अपने घर पर, अपनी प्रेजेंस पर, अपनी फिज़िकल एग्जिस्टेंस पर, उस तरीके की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस पर कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। इसका तरीका, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अपनी ज़मीन पर घर बनाना। अपनी ज़मीन पर घर बनाओगे तो वहाँ से तुम्हें कौन निकाल सकता है? सिर्फ सरकार निकाल सकती है। पर ये छोटी मोटी चालबाजियाँ करके कोई वहाँ से निकलवा नहीं पाएगा। पर इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आपके पास ऑनेस्टली स्पीकिंग यूट्यूब के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पे आप वीडियो डाल सकते हैं और वीडियोस की मदद से आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालोगे तो कहाँ डालोगे? ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर? कोशिश हो चुकी है इन माइक्रो ब्लॉगिंग या फिर फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को वीडियो प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश हो चुकी है, सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस इन प्लेटफॉर्म्स के ओनर को बहुत मिली, आपके और हमारे अटेंशन का इस्तेमाल करके पैसे बनाने में। पर आपको और हमें सक्सेस नहीं मिली क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को मोनेटाइज करना यूट्यूब से ज़्यादा मुश्किल है, और मोनेटाइज होने के बाद भी इनसे जो इनकम आती है वो अनसस्टेनेबल है, यानी कभी ज़्यादा कभी कम। यूट्यूब एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से कंटेंट क्रिएटर्स मेहनत करने के बाद, मोनेटाइज होने के बाद एक प्रकार की स्टेबल इनकम की उम्मीद कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो आजकल हम क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं, ये एक बड़ी हद तक यूट्यूब की वजह से ही बन पाया है। तो इंसान करे क्या जब उसे कंटेंट बनाना है, जब उसे समसामयिक इश्यूज़ के बारे में बात करनी है, सेफ रहते हुए, अपने इनकम सोर्स को जेपरडाइज किए बिना उसे क्या करना चाहिए कि वो इस प्रकार की चीज़ को अवॉइड कर सके? उसी बारे में ये वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिकॉशंस जो कंटेंट क्रिएटर्स को लेने चाहिए क्योंकि यूट्यूब पर उनका कंट्रोल नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका, आपका, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ऑडियंस पूरा का पूरा गायब ना हो जाए जब कोई चालबाजी करके हमें फंसा दे। कभी आपने नोटिस किया एक बहुत ही सिंपल चीज़ को? यूट्यूब वीडियो होस्ट करता है, वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वीडियो शेयर करने में मदद करता है, वीडियोस को ऑप्टिमाइज करता है। पॉडकास्ट्स, ऑडियो पॉडकास्ट्स भी होस्ट होते हैं पर उनको होस्ट करने में पैसे लगते हैं। ईमेल न्यूज़लेटर्स सिर्फ ईमेल एड्रेसेस को स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और उनको बनाने में भी ईमेल न्यूज़लेटर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं
पैसे लेते हैं, पर वीडियो शेयरिंग में पैसे नहीं लगते, वीडियो होस्टिंग में पैसे नहीं लगते। ये कैसे हो सकता है? यूट्यूब फ्री में पूरी दुनिया को वीडियो होस्टिंग कैसे दे रहा है, और सिर्फ ऑडियो को होस्ट करने में लोगों को सैकड़ों डॉलर लगते हैं हर महीने। ईमेल न्यूज़लेटर्स भेजने में हज़ारों डॉलर खर्च होते हैं छोटी बड़ी कंपनीज के। मैं खुद एक इंडिविजुअल क्रिएटर हूं, और न्यूज़लेटर और पॉडकास्ट होस्टिंग में मुझे पैसे लगते हैं, और वो पैसे मैं यूट्यूब से बनाता हूं। तो यूट्यूब वीडियो होस्टिंग, जो कि ऑडियो ऑडियो से तो ज़्यादा स्पेस लेती है और ऑडियो से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मीडियम भी है, और यूट्यूब का सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, ये सारा एक्सट्रीमली हाई टेक फीचर सेट हमें फ्री में कैसे मिल जाता है? हमें फ्री में नहीं मिलता है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, बाकी का वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए समझ लो, यूट्यूब आपसे पैसे लेता है, यूट्यूब आपके आई बॉल्स से पैसे बनाता है। जितने ज़्यादा लोग यूट्यूब देखेंगे, उतने ज़्यादा एडवर्टाइज़र्स यूट्यूब वीडियोस पर अपनी ऐड डालेंगे, और उन एडवर्टाइजमेंट डॉलर से यूट्यूब पैसे बनाएगा। उसका एक छोटा हिस्सा आपको भी मिलेगा अगर आप मोनेटाइज्ड क्रिएटर हैं तो। पर ज़्यादातर लोग जो कि यूट्यूब पर हैं, वो यूट्यूब से पैसे नहीं बनाते, वो यूट्यूब को पैसे बनवाते हैं, वो यूट्यूब के लिए पैसे बनवाते हैं, सिर्फ यूट्यूब देखकर। यूट्यूब का मॉडल अटेंशन पर बेस्ड है। यूट्यूब हमारे अटेंशन को मोनेटाइज करता है। अगर यूट्यूब वीडियो होस्टिंग के लिए पैसे चार्ज करता तो दुनिया में बहुत कम यूट्यूब चैनल होते। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत कम टीवी चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि टीवी चैनल शुरू करने में पैसे लगते हैं, रिसोर्स लगता है, टाइम, एफर्ट, पूरा स्टाफ, बहुत सारे लोग, उनकी सैलरीज, ये सब लगता है। ज़्यादा यूट्यूब चैनल इसलिए हैं क्योंकि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कॉस्ट बहुत कम है, जहाँ कोई भी उल्लू का पट्टा एक वेब कैमरा के सामने बैठ के एक माइक ऑन करके बोल सकता है और उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है। इसमें पैसे नहीं लगते, अपार्ट फ्रॉम सम बेसिक इक्विपमेंट कॉस्ट एंड इंटरनेट कॉस्ट। यूट्यूब सबके लिए वीडियो अपलोड करना आसान बनाता है। यूट्यूब मुझे पैसे देता है इस चैनल को चलाने की वजह से, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखते हैं आपको एड्स दिखते हैं। उन एड्स का जो पैसा है वो यूट्यूब के पास जाता है और उसका एक हिस्सा मेरे पास आता है। इससे सब खुश रहते हैं, यूट्यूब खुश रहता है, एडवर्टाइज़र खुश रहता है, वीडियो देखने वाला खुश रहता है, और वीडियो बनाने वाला भी खुश रहता है। पर वीडियो बनाने वाला, एक फ्रेज़ है अंग्रेज़ी में, पुटिंग ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, ये काम भी कर रहा होता है। वीडियो बनाने वाला अपनी सारी इनकम का सोर्स यूट्यूब को अक्सर बना डालता है, और बनाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वीडियो अगर यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया तो और कहाँ करेगा, और कोई जगह है भी नहीं अपलोड करने को। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप वीडियो अपलोड करके उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म ही वीडियो को प्रमोट करेगा और उस प्रोमोटेड वीडियो की मदद से आप पैसे बना पाएंगे। पर अगर हम यूट्यूब पर पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते तो हम किन चीज़ों पर रिलाय कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने दो चीज़ों के बारे में बात की थी। एक था पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट, और दूसरा था ईमेल न्यूज़लेटर। आपको पता है इन चीज़ों को होस्ट करने में पैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये चीज़ें अटेंशन से मोनेटाइज नहीं होती, ये डायरेक्टली मोनेटाइज होती हैं। जो कंपनी ऑडियो होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो पैसे अपने क्लाइंट से बनाती है। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक पॉडकास्ट शुरू करता हूँ, मैं एक कंपनी को पैसे देता हूँ कि तुम मेरी ऑडियो फाइल्स को अपने सर्वर पर स्टोर करो, लोगों को इस वेबसाइट पर आने दो और उनको सुनने दो। पॉडकास्ट होस्टिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि वो लोग लिसनर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये सोचने में भी अजीब लगता है अगर आपने सिर्फ यूट्यूब को समझा है तो। पॉडकास्ट होस्ट्स ऐसे प्लान्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपने एक एपिसोड अपलोड किया, अगर उस एपिसोड को एक महीने में 20,000 से ज़्यादा लोगों ने सुना तो आपको उसके बाद जितने लोग सुनते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसी प्रकार ईमेल न्यूज़लेटर सर्विसेज आपको फ्री प्लान के अंतर्गत 500 से 1000 के आसपास तक लोगों को ईमेल भेजने देगी। पर जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ज़्यादा लोग आपके न्यूज़लेटर के मेंबर बनते हैं तो आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यूट्यूब में और पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्टिंग में और ईमेल न्यूज़लेटर में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यह है कि ये कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स हैं, पर डिफरेंस ये है कि पॉडकास्टिंग को कोई ओन नहीं करता। पॉडकास्टिंग एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वो आरएसएस फीड्स की बेसिस पे चलती है। आरएसएस फीड्स के बारे में एक और वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए।
न्यूज़लेटर्स ईमेल प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, और ईमेल प्रोटोकॉल को कोई ओन नहीं करता, वो भी पब्लिक प्रोटोकॉल है, ओपन प्रोटोकॉल है। यानी कि अगर आपके पास एक ईमेल एड्रेस है तो आप किसी भी ईमेल एड्रेस से ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका जीमेल में अकाउंट है तो आप याहू मेल को ईमेल भेज सकते हैं, याहू मेल से ईमेल रिसीव कर सकते हैं। हॉटमेल को ईमेल भेज सकते हैं, हॉटमेल से ईमेल रिसीव कर सकते हैं। ईमेल एक ओपन प्रोटोकॉल है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। उसी प्रकार पॉडकास्टिंग भी आरएसएस फीड्स पर बेस्ड है। आरएसएस भी एक ओपन प्रोटोकॉल है। अगर आपके पास किसी पॉडकास्ट का आरएसएस यूआरएल है तो आप उसको कहीं भी सुन सकते हैं। आपने सुना होगा कई पॉडकास्ट के दौरान एंड में लोग जब कहते हैं दिस पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल वेर एवर यू लिसन टू ऑडियो। कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे ये अपलोड होता है। यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और यूट्यूब पर ही वीडियो हर कोई देखता है, क्योंकि यूट्यूब भी एक क्लोज्ड गार्डन है। वीडियो के मामले में यूट्यूब एकमात्र गार्डन है, यूट्यूब की मोनोपोली है वीडियो पर। पॉडकास्टिंग में ऐसा नहीं है। आप पैसे देकर पॉडकास्ट होस्टिंग खरीदेंगे, आप वहाँ पे अपना फाइल अपलोड करेंगे और लोग उसी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे एप्पल पॉडकास्ट पर, स्पॉटिफाई पर, गाना.com पर, जियो सावन पर, जितने भी ऑडियो ऐप हैं सब पर, जहाँ भी आपका पॉडकास्ट का ऐप का आरएसएस फीड अवेलेबल है। सो ये जो ओपननेस है ये एक पावर है कंटेंट क्रिएटर के पास। अगर आपका यूट्यूब चैनल गायब हो जाता है तो आपके पास कोई तरीका नहीं है अपने सब्सक्राइबर्स को कहीं लेके जाने के लिए। पर आपके पास अगर आपका न्यूज़लेटर ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके पास वो ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है वो फिर भी रहेगी। उसे आप लेकर कहीं और अपलोड करके वहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। अगर वहाँ ब्लॉक हो गए तो उस लिस्ट को लेकर कहीं और जा सकते हैं, वहाँ से भेज सकते हैं। पॉडकास्ट, अगर आपका पॉडकास्ट वेबसाइट ब्लॉक हो गया तो आप अपने पॉडकास्ट के सारे एपिसोड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी और होस्ट पर और एक नया आरएसएस यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। अपने पुराने आरएसएस यूआरएल को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आपके लिसनर्स को पता भी नहीं चलेगा कि आपका कुछ बैन हुआ था। ये ओपन फीचर्स सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर में नहीं होते। ये ओपन फीचर्स हैं आरएसएस फीड और ईमेल एड्रेस, पॉडकास्टिंग वगैरह, ये पुराने इंटरनेट के समय के हैं, जब बड़ी कॉरपोरेशंस ने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के माध्यमों को कंट्रोल करना शुरू नहीं किया था। अब हम लोग अपना सब कुछ यूट्यूब में डाल रहे हैं, पर साथ ही साथ हम ये भी अक्सर भूल जाते हैं कि अगर यूट्यूब चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए यूट्यूब के अंदर अपना सब कुछ इन्वेस्ट करना सही नहीं है, इनफैक्ट मूर्खतापूर्ण है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपका एक खुद का पॉडकास्ट होना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपका एक खुद का ईमेल न्यूज़लेटर होना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, एक सर्विस है kit.com, KIT.com। वहाँ पे आप फ्री में 10,000 ईमेल एड्रेस तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मेरा किट फॉर्म भी दिखेगा। मैं वहाँ पे लोगों के ईमेल एड्रेस स्टोर करता हूँ और उनको हफ्ते में एक बार एक ईमेल भेजता हूँ जिसमें लिंक होते हैं मेरे सारे ब्लॉग पोस्ट के, मेरी वीडियोज़ के वगैरह वगैरह। ये करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मेरे पास अभी 2500 के आसपास ईमेल एड्रेसेस हैं और ये ग्रो करता रहता है समय के साथ। इससे क्या होगा, मेरा चैनल अगर कभी डिलीट हो गया, बैन हो गया या कुछ और हो गया, मेरे पास फिर भी वो ईमेल एड्रेसेस हैं जिनको मैं मेल करके बोलूँगा भाई लोग चैनल बंद हो गया है, अभी यहाँ पे आओ। मेरा एक पॉडकास्ट है जिसमें मैं अपने ऑडियो एपिसोड्स डालता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब कहीं चला गया तो मेरा पॉडकास्ट फिर भी मेरे पास रहेगा। अगर मेरे पॉडकास्ट को भी किसी ने बैन कर दिया तो भी मैं अपने एपिसोड्स को एक्सपोर्ट करके किसी और होस्ट पे अपलोड कर सकता हूँ और अपने आरएसएस फीड को फॉरवर्ड कर सकता हूँ वहाँ पे। ये फीचर्स इस टेक्नोलॉजी के अंदर इनबिल्ट हैं। ये फीचर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलते। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट गया तो आपके सारे फॉलोअर गए। अगर आपका ट्विटर अकाउंट गया तो आपके सारे फॉलोअर गए। अगर आपका यूट्यूब अकाउंट गया तो आपके सारे सब्सक्राइबर गए। आप कुछ नहीं कर सकते उनको वापस लाने के लिए, एक्सेप्ट मे बी ओपन अनदर यूट्यूब चैनल, पर कभी कभी वो भी नहीं हो पाता क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक के झांसे में, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल करके आपको फंसाया गया है तो आप दोबारा यूट्यूब पर चैनल भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसा ही कुछ ट्विच पर भी है, पर इंडिया में ट्विच कोई देखता नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैनल पर और ज़्यादा ओपन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहा हूँ आजकल, और मुझे लगता है उसका कारण ये है कि जैसे जैसे सरकार की तरफ से रिप्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बड़ी कॉरपोरेशंस भी इस रिप्रेशन में उनका साथ दे रही हैं। और ये वही बड़ी कॉरपोरेशंस हैं
जो उन सारी सोशल मीडिया माध्यमों को कंट्रोल करती हैं जिनका इस्तेमाल आप और हम आम जिंदगी में हर रोज़ करते हैं। एक समय था आज से 15-20 साल पहले जब सोशल मीडिया टूल्स की उत्पत्ति हो रही थी, और उस समय हम में से कई लोगों ने, माई सेल्फ इंक्लूडेड, ये नहीं सोचा कि हम अपने सारे अंडे इस एक बास्केट में डाल के कोई गलती कर रहे हैं, और आज हमें उन गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। पर अभी समय है, अगर हम ओपन प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर एम्ब्रेस करें, एक बार फिर अप्रिशिएट करें, एक बार फिर उनका इस्तेमाल करके अपने मैसेज को बाहर लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। ओपन प्रोटोकॉल्स जैसे ईमेल, न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट विद आरएसएस फीड्स, ब्लॉग्स विद आरएसएस फीड्स, अगर हम अब भी इन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, या कम से कम अपने कंटेंट क्रिएशन मैकेनिज्म का एक हिस्सा इनको बनाना शुरू करें, हम अब भी इन कॉरपोरेशंस के चंगुल से हो सकता है थोड़ा बहुत निकलने में सफल हो जाएं। थैंक यू, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।